कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद हम लोग हिस्ट्री के क्लास 6 की जो बुक है उसके चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 4 तक मैंने प्लेलिस्ट बनी पड़ी है और ये चैप्टर 5 में आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर। तो आज का टॉपिक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। क्या है चुनाव का दिन? जब शंकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरण जानना चाहता था कि आखिर वह इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ये लड़का है शंकरण, जो जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी तैयार हो रहे हैं वोट डालने के लिए। तो उसने पूछा कि वो लोग इतना उत्साहित क्यों इस वोट डालने के लिए। तो जनाना जी उसको बताते हैं कि आज हम अपने जो शासक हैं उनका चुनाव करने जा रहे हैं, उनके लिए मतदान करने जा रहे हैं। जो मतदान प्रणाली आज के समय अपनाई जाती है हमारे देश में और भी कई देशों में, जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे मतदान चुनाव के द्वारा ही शासक को चुना जाता है। तो शंकर ये पूछ रहा था अपने नाना नानी से। तो इस चैप्टर में बात करें प्राचीन, कि पहले कैसे चुनाव होते थे, पहले कैसे राजा चुने जाते थे। तो अब बात आ रही बहुत पहले की, कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। अब लगभग 50 साल हो गए हैं जब से हमने जो शासक हैं उनका हम क्या करें, चुनाव कर पा रहे हैं। किसके चुनाव के द्वारा ही उनको हम चुन पा रहे हैं। जिसको ज़्यादा सीटें मिलती हैं वो जीतता है और उसी की सरकार बनती है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, मतलब बात हो रही बहुत पहले की, लगभग हजारों साल पहले की, कि उस समय कैसे लोग राजा बनते थे, कैसे शासक चुना जाता था। तो आपने चैप्टर 4 में जो मैंने बनाया उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, कुछ होते थे जो लोगों द्वारा चुन लिए जाते थे। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले गांव में जो गांव का जो मुखिया होता था वो लोग चुन लेते थे, कि सब लोग मिलके कहते थे हाँ ये हमारे गांव का प्रधान है। ऐसे लोग चुनाव कर लेते थे। तो पहले राजा का चुनाव भी ऐसे ही होता था, लोग सर्वसहमति से किसी को राजा बना देते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कब की बात कर रहे हैं? 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कैसे? कुछ लोगों ने यज्ञ किए क्या राजा बनने के लिए, या राजा बनने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। उसमें से एक यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। क्या है? अश्वमेध यज्ञ। सबसे पहले हम इसका नाम पढ़े अश्वमेध यज्ञ। एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। अब यहाँ बात क्या हो रही है कि उस टाइम होते थे अश्वमेध यज्ञ किसके लिए? राजा बनने के लिए। तो जो वो किस पे था? घोड़े पे होता था। राजा लोग क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे, उसका उस राजा को छोड़ देते थे घूमने के लिए। तो अगर वो राजा किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में जाता है और अगर राजा उस घोड़े को रोकने की कोशिश करता है, ठीक, तो उसे उस राजा से क्या करनी पड़ती? लड़ाई करनी पड़ती थी। उससे क्या करनी? लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर वो घोड़े को जाने देता तो इसका मतलब वो राजा कमजोर है। किससे? उस राजा से जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, उससे वो राजा कमजोर है। ये बात इससे होती थी। मतलब कि कोई घोड़ा आ रहा है, आप ना उसको उससे पकड़ सकते हैं ना उसको आप जाने दे सकते हैं। दोनों तरफ से दिक्कत थी, क्योंकि उस राजा को अपनी सत्ता बढ़ानी थी, इसलिए उसने ऐसा यज्ञ किया। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो राजा थे उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाने लगा।
यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, और ये एक जो विशिष्ट जो पुरोहित थे उनके द्वारा इस यज्ञ को संपन्न कराया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था, और इसके लिए जो पुरोहित थे उनको उपहार दिए जाते थे, जिससे वो खुशी खुशी आए और अच्छे से आए यज्ञ को संपन्न कराने के लिए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। और क्या माना जाता था कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता था वो बहुत शक्तिशाली होता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, और उस यज्ञ में जितने राजाओं को आमंत्रित करता था वो सब उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। क्या कह रहे हैं, जो जितने राजा आते उसमें जो मुख्य राजा होता था उसका एक मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाग की खाल जो होती है उसका एक विशेष आसन बना होता था जिस पर उसको बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा यज्ञ के अवसर पे राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था, और वो जो सहचर होता था वो क्या करता था, यज्ञ की जो जिस टाइम यज्ञ हो रहा होता है उस टाइम राजा की विजय और उसके गुणगान, गुणों उसके जो क्वालिटीज हैं उसके जो अच्छे गुण उनका गुणगान करता रहता था, वो जो उसके साथ सहचर रहता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने पर होते थे, और इसके साथ जो राजा यज्ञ करता था उसके साथ जो जितनी उसकी रानियां होती थी और जो उसके पुत्र होते थे उनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर ये की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता, और इसके अलावा जितने और राजा आते थे उनका काम क्या था, सिर्फ बैठ के यज्ञ को देखना था और उनका कोई काम नहीं था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था, और जो पुरोहित होते थे वो क्या करते थे, जो मेन राजा होता उसके ऊपर जल का जो पवित्र जल है उसका छिड़काव करते थे और कई अनुष्ठान करते थे। विश्व अथवा वेश से जैसे जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, ये भी वैसे ही उपहार लेके आते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, और पुरोहित इन्हें क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, और इन्हें किसी भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था पुरोहितों की तरफ से, क्योंकि पुरोहित इन्हें शूद्र मानते थे। ये लोग राजा के लिए उपहार लेकर आते थे। तब वर्ण उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, और इसी समय कुछ ग्रंथों का निर्माण हुआ था। कहाँ पर, गंगा यमुना के क्षेत्र में। जो गंगा यमुना का क्षेत्र था इसी के आसपास कुछ ग्रंथों का निर्माण हुआ था, जिसमें से सबसे पहला जो ग्रंथ हुआ है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। और क्या था, ऋग्वेद के बाद इन ग्रंथों का निर्माण हुआ था, इसलिए इन ग्रंथों को क्या कहते, उत्तर वैदिक ग्रंथ के नाम से भी इनको जाना जाता था। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ठीक, पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया, और इसमें क्या क्या था, इसमें था जो पुरोहित द्वारा जो रचित जो ग्रंथ है, जो वो अनुष्ठान करवाते थे उनके संपादन की विधियां, कैसे उन अनुष्ठानों को पूरा करना है, कैसे किस प्रक्रिया से करना है, वो सब इन ग्रंथों में मिलता था। उसके बाद जो सामाजिक नियम थे उसके बारे में इन ग्रंथों में बताया गया था। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। और इसमें कौन कौन समाज के लोग शामिल थे, योद्धा सबसे पहले पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे जो खेती करने वाले, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक जो मजदूरी करते थे, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, जहाँ कुछ जो पुरोहित और जो योद्धा थे वो बहुत वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। मतलब यही नहीं था कि जो खेती करते व्यापारी थे वो कमजोर थे, वो भी धनवान थे, वो भी पैसों से हर चीज से मजबूत थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी था, भोजन संग्रह नहीं थे। अब इसमें गरीब कौन थे उस समय, पशुपालक जो पशु पालते थे, जो शिल्पकारी करते थे, जो कढ़ाई वढ़ाई करते थे,
श्रमिक जो मजदूरी करते थे या जो मछली पकड़ते थे या जो शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे, वो सब इसमें शामिल थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, और जो पुरोहित थे इन्होंने लोगों को 4 भागों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। इन्हीं को वर्ण कहा गया। जो पुरोहित थे इन्होंने ही लोगों को भागों में बांटा था, ठीक। और उन्हीं को क्या कहा गया था? उन्हीं को वर्ण कहा गया था। वर्ण किन्हें कहा गया था? जिनको पुरोहितों ने जो 4 लोगों को बांटा था, उन्हीं को वर्ण कहा गया था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, और इनके अनुसार क्या था, जो प्रत्येक वर्ण थे उनके अलग अलग काम निर्धारित कर दिया कि भाई इस वर्ग के लोग ये काम करेंगे, इस वर्ग के लोग ये काम करेंगे, मतलब सबके काम डिवाइड कर दिए गए थे। तो पहला वर्ण, इसमें जो वर्ण था वो था ब्राह्मण। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। और ब्राह्मण का काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना, उनका अध्यापन करना और यज्ञ करना, इनका काम ये था। जिनके लिए इन्हें उपहार मिलता था, और इनके लिए इन्हें क्या मिलता था? उपहार दिया जाता था। दूसरा स्थान शासकों का था। दूसरे कौन थे? शासक। दूसरे थे शासक। शासक मतलब जो रक्षा करेंगे, जो सेना में रहेंगे, जो युद्ध करेंगे, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और इन्हें क्या कहा था? क्षत्रिय। इनका काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। इनका काम क्या था? शासक, जो क्या, जिन्हें क्या कहा? क्षत्रिय। इनका काम क्या था? युद्ध करना। इनका काम क्या था? युद्ध करना। पहले थे ब्राह्मण, यज्ञ करना। और दूसरे थे शासक, जिन्हें क्षत्रिय कहते थे। इनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। फिर इसके तीसरे आते हैं जिन्हें विष या वैश्य कहते थे। तीसरे कौन थे? वैश्य। तीसरे थे वैश्य, ठीक। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। और इनमें कौन कौन आता था? ध्यान रखना। कृषक, कौन? जो खेती करते थे। दूसरा पशुपालक, जो पशु पालते थे। और व्यापारी, जो क्या करते थे? व्यापार करते थे। ये इसमें आते थे। और फिर जो चौथा चौथा क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। और जो क्षत्रिय थे और जो वैश्य थे, इनको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अब आते वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। अंतिम स्थान किसका था वर्णों में? शूद्रों का। इनका काम अन्य तीनों वर्णों का सेवा करना था। इनका काम क्या था? सेवा करना। किसका? अन्य 3 जो वर्ण थे उनका काम सेवा करना। इनका काम इतना था बस, कि इन जो 3 वर्ण थे उनकी सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इन्हें कोई अधिकार नहीं था कि अनुष्ठान करें, यज्ञ करें। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। और इसमें एक चीज ये था कि औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। मतलब औरतों को वो अधिकार नहीं दिए गए जो पुरुषों को अधिकार दिए गए उस टाइम। औरतों को भी शूद्रों के जैसा दर्जा दिया गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। और क्या कहा गया उस टाइम? कि जो महिलाएं थी उनको, और जो शूद्र थे, इनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। किसका अधिकार नहीं था? वेदों का अध्ययन करने का। वेदों का अध्ययन करने का अधिकार किसको नहीं था? पहला महिलाओं को, और शूद्रों को। शूद्र को क्या नहीं था? वेदों का अध्ययन करने का अधिकार इनको नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। और पुरोहित क्या कहते थे कि भाई, कि जो जो ये वर्ण का जो निर्धारण हो रहा है उनके जन्म के आधार पर हो रहा है। मतलब वो जिस वर्ण में जन्म लेंगे उसी अनुसार उनका वर्ण होगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, और इसके बाद भी कुछ लोग अछूत, छुआछूत जो बात आई, अछूत की बात आई, उसकी बात इसी समय से शुरू हुई थी। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। और अछूत वर्ग में किसे शामिल किया गया? शिल्पकार को, शिकारी को और भोजन संग्राहक शामिल थे अछूत वर्ग में। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। और इनमें वो लोग भी कौन आते थे? जो शव शव को जलाने या दफनाने। ये भी किस में आते थे? अछूत में आते थे।
इनको भी अछूत में गिना जाने लगा। ठीक, इन लोगों को से संपर्क अपवित्र माना जाता था। और क्या कहा गया, देखिए उस टाइम, ये 3000 साल पहले की बात है, कि जो लोग इनसे संपर्क करते थे उनको अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, और बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया कि जो ब्राह्मण इस वर्ण व्यवस्था को जो बनाए हैं ये सही नहीं है, मतलब सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, और उसमें भी कुछ थे जो राजा थे वो अपने आप को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि जन्म के आधार पर हम किसी का वर्ण निर्धारण नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं समझते थे, और कुछ लोगों ने क्या कहा कि हम व्यवसाय के अनुसार किसी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पशुपालक है, कोई मोटर मैकेनिक, कोई भी काम करता है वो, तो हम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, सब काम करते हैं। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, और अनुष्ठान संपन्न करने का जो अधिकार है वो सबको, मतलब ये जो अधिकार है सबको मिले अनुष्ठान करने का। जितने वर्ण है, चारों वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, सबको ये अधिकार मिले अनुष्ठान करने का। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, और जहाँ पे सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ जो सोशल इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड था, जो डिफरेंस था बहुत कम था, तो यहाँ पे पुरोहित थे उनका उतना प्रभाव नहीं था। अब आता है जनपद। हमने 16 जनपद पढ़े होंगे, महाजनपद, तो उसी का हम यहाँ पढ़ेंगे। जनपद, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा के ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब क्या था कि जो राजा महायज्ञ करते थे उनको राजा जनता का राजा ना कह करके जनपद का राजा माना जाने लगा। मतलब अब वो एक क्षेत्र के राजा नहीं थे, वो पर एक जनपद के राजा। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिखाए गए। और क्या था, जो जनपद का शाब्दिक अर्थ था वो जन के बसने की जगह होता था, जहाँ पे लोग बसते, जहाँ जनता बसती, उसे जनपद कहा गया। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, और जो पुरातत्वविद मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, इन्होंने कई जनपदों की जो बस्तियां हैं उनकी खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, और दिल्ली में क्या है पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख थे। और प्रमुख क्या थे इन जनपदों में, दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख थे। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। और जब खुदाई से क्या पता चला, पता चला क्या कि लोग किस में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। उस टाइम लोग किस में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, और मवेशियां तथा अन्य जानवरों को पालते थे। और क्या करते थे, जानवरों को पालते थे, जानवर और मवेशियों को पालते थे। वह चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तेल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और वो लोग खेती भी करते थे उस टाइम। वो लोग खेती करते थे किसकी, चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, इनकी वो खेती भी करते थे। और क्या मिला उनको, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। और उस टाइम क्या मिला उनको, जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, और कुछ क्या होता था, घूसर होते थे, और कुछ होते थे लाल रंग के। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जैसे आपको दिख रहा है चित्र में, जिसका चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। और जिसका क्या किस रूप में जाना जाता है, धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है इसे। क्या लिखा है यहाँ पे, इस तरह के पात्रों में ज्यादा थालियां और कटोरियां ही मिली। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। और क्या कहा गया कि जो चित्र जो धूसर पात्र मिले हैं, ये बहुत अच्छे मिट्टी से बनाए जाते थे और बहुत पतले होते थे। इनका जो प्रयोग होता था वो स्पेशल पर्पज पे होता था, मतलब किसी महत्वपूर्ण जब लोग आते थे, स्पेशल लोग, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई, कि नाम से चित्रित धूसर पात्र, तो इनके बर्तनों में चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के
रूप में है और इन पे क्या सरल रेखाएं और ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री की जो कुछ आकृतियां थी वो इन पे बनाई गई थी। सबसे जन पड़ा, राजा जन का होता, उसका और उस राजा को जनपद का राजा बोला जाने लगा कि वो पूरे जनपद का राजा था, उसका महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ मतलब ज्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो गए जो चित्र मानचित्र 4 में दिखाया है। कुछ महाजनपदों दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। और क्या था, ये जो महाजनपद होते थे इनकी एक राजधानी होती थी, एक राजधानी होती होती थी। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। मतलब बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी इन महाजनपदों के अंदर, कि एक विशाल क्षेत्र में होता था और उसके अंदर सब सारी व्यवस्था इसी के अंदर होती थी। ऐसा लगता था कि लोग इन ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। क्या लगता है कि जो ये निर्माण किया गया होगा, ये जो अन्य राजाओं से डर कर या अपने किले को सुरक्षित रखने के लिए इन सब का निर्माण किया गया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, और कुछ लोगों ने इसलिए भी निर्माण कराया कि वो अपनी ताकत दिखा सकें कि हम कितने प्रभावशाली हैं और हम कितने समृद्ध हैं तुमसे। अभी आपको जो चित्र दिख रहा है, मगध, वैशाली, कौशाम्बी, उज्जैन, हस्तिनापुर, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ मिला था, कोरू, झेलम नदी, तक्षशिला, गंधार, तो ये सब क्षेत्र थे कुछ। तो इतना क्लियर हो गया कि जो राजा थे कुछ ने तो डर के बनवाया था और कुछ ने अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी सत्ता दिखाने के लिए हम कितने समृद्ध हैं इसके लिए उन्होंने किलेबंदी का निर्माण करवाया था। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। और इससे क्या हो गया कि जो लोग उस किले के अंदर रहते थे उन पर नियंत्रण आसानी से रखा। भाई जब साइड से बड़ी बड़ी दीवारें उठी हैं तो आप आराम से, आपको पता है आपके क्षेत्र में इतने लोग, आप उन पर नियंत्रण कर सको, कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि एक मुख्य द्वार होता था और कोई द्वार नहीं होता था, तो आप उन पर अपना हुक्म चला सकते थे। इसी तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी और इन सब चीज़ों के लिए भाई मजदूर चाहिए थे, संसाधन चाहिए थे, ईंट पत्थर, बहुत इंतजाम लगता है इतने बड़े बड़े किले बनाने के लिए। अब राजा सेना रखने लगे थे और इसके बाद फिर राजा अपनी सेना बनाने लगे, सेना अपने साथ रखने, जिसमें सिपाही को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। और इसमें जो मेन जो सिपाही थे उनके पूरे साल जो नियमित वेतन दिया जाता था जिससे उस राजा के साथ रहता, उसकी सुरक्षा में रहता था। कुछ भुगतान संबंध आहत सिक्कों, कुछ वो जो भुगतान किया था सिक्कों में किया जाता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ो। अब हम इन सिक्कों के बारे में कब पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कि सिक्के कौन से सिक्के दिए चलते थे उस टाइम, उसके बारे में पढ़ेंगे उसमें। अब आता कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अब जो महाजनपद जो राजा थे वो बड़े बड़े किले बनवाते थे, सेना रखते थे और उनको संसाधन भी चाहिए होते थे। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी और इसके लिए भी उन्हें काम करने के लिए कर्मचारी भी चाहिए। अतः महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो उन राजाओं ने क्या किया कि वो उपहारों पर निर्भर ना होकर, मतलब जो गिफ्ट मिलता है उस पर डिपेंड ना होकर उन्होंने क्या टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और टैक्स क्या लगाते थे, जो थोड़ा पढ़ लेते हैं। फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। मतलब कि 6 का एक हिस्सा आप कर के रूप में उस सरकार को देंगे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, और जो कारीगर थे इन पर भी टैक्स लगाया गया। जैसे कि एक बुनकर लोहार सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था, और इन पे कर क्या लगाया गया कि वो एक दिन महीने में
राजा के लिए काम करेंगे, चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे सुनार हो, एक दिन काम करेंगे। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता, और जो पशुपालक थे इनको भी, इन पर भी टैक्स लगा दिया गया कि इनको क्या देना पड़ता था, जानवरों के जो उत्पाद होते थे वो टैक्स रूप में देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता, और जो व्यापारी थे इनको भी सामान खरीदने बेचने के लिए भी उस सरकार को टैक्स देना पड़ता था। आखेटों को तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती, और जो जंगल में रहते थे आखेटों को और संग्राहकों को, इनको भी जो जंगल से इनको जो वस्तुएं मिलती थी उनमें से इनको सरकार को देना पड़ता था, उस राजा को देना पड़ता था। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजा को क्या देते होंगे, क्या देते होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या देते होंगे वो चीजें। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए, और उसी समय कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। तो हल के जो फाल थे, आपने हल देखा होगा, जो पहले बैल के पीछे रख के खेत जोते थे, वो जो उसके फार होते थे वो कुछ ऐसा होता था। तो ये किसका बना, लोहे का बनने लगा। पहले लकड़ी के होते थे, फिर लोहे का बनना। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब क्या था कि जो कठोर जो ठोस मिट्टी थी उसको लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। इससे क्या, धान की खेती शुरू हो गई। खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। और यहीं से ही जो धान की खेती कैसे शुरू की गई, पहले उनका बेड़ लगा के उन बेड़ों को खेत में लगाया जाता था। पहले क्या होता था, बीज को खेत में छिचकार दिया जाता था, तो उससे खेती होती थी। तो ये परिवर्तन आया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, और इससे क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। ये ज़्यादा काम ज़्यादा दासी था, भूमिहीन खेती में मजदूर करता। और ये काम कौन करते ज़्यादातर, जो दास होते थे, जो दासी होते थे, या जो जिनका खेत नहीं होते थे, वो ये काम करते थे, मजदूरी करते थे। आपको चित्र में मैंने मगध दिखाया था, जो बिहार का कुछ क्षेत्र है वही मगध वाला है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। और जो सब क्या करें, लगभग 200 सालों में जो मगध था वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। और ध्यान रखना, जो मगध क्षेत्र है ये बिहार का क्षेत्र है, क्योंकि बिहार का क्षेत्र है जो आज का। और जो, क्योंकि जो सोन नदी बहती है और गंगा नदी, ये सोन नदी तो ये यूपी से भी आती है, और जो सोन नदी बहती है बिहार में मिलके गंगा मिलती है। तो जो मगध का क्षेत्र है ये यहीं पर है। और इसी किनारे जो मगध शहर बसा था वो गंगा और सोन नदी की जैसी नदियों की से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक ऐसा हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और इन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता। और क्या हुआ कि जो इन यहाँ पे कुछ जंगल पाए गए थे, जहाँ पर क्या कहते हैं कुछ हाथी थे, जिनको ट्रेनिंग दे करके उनको सेना में शामिल किया गया, सेना का अपना इस्तेमाल करने के लिए। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। और जंगलों से इनको क्या कहते हैं, गाड़ियां बनाने के लिए की लकड़ी मिलती थी, रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क के खदान थे, और यहाँ पे लोहे के खदान थे। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। और मजबूत जो औजार और हथियार बनाने के लिए ये लोहे के जो लोहा बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए उस टाइम। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु हुए थे। कौन दो शक्तिशाली शासक कौन थे, बिंबिसार और अजात शत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते, और ये लोग हर अपने जितने संसाधन थे सबका इस्तेमाल करते थे दूसरे जनपदों को जीतने के लिए। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। और जो महापद्मनंद थे उन्होंने उत्तर पश्चिम के क्षेत्र तक अपना शासक फैला दिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी। और बिहार की जो राजधानी थी वो राजगृह थे, और जिसे हम आधुनिक राजगीर कहते हैं। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही राजगृह। बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी, जो आज का पटना है। 100 सालों से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था।
23 साल पहले की बात है। जो मैसेडोनिया का जो राजा था सिकंदर, वो विश्व विजय पे निकला था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। वो क्या, जीतते हुए हारते हुए वो भारत के उपमहाद्वीप के किनारे पहुंच गया। कहाँ? व्यास नदी। व्यास नदी पंजाब से होकर बहती है, पाकिस्तान से अरब सागर में जाके गिरती है। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जब उसने सोचा मुझे मगध की तरफ बढ़ना, तो उसके जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इधर कुछ नहीं करेंगे। वह इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वो किससे घबरा गए? तो इससे घबरा गए, जो भारत के शासक थे इनके पास पैदल सेना बहुत ज़्यादा थी, रथ और हाथियों की सेना बहुत ज़्यादा थी, जिससे जो सिकंदर के जो सिपाही थे वो घबरा गए थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वज्जी। वज्जी क्या होता है? एक क्या कहते हैं जगह थी वहां पे, कहाँ? बिहार में, जो आज का वर्तमान बिहार है उसमें एक जगह थी वज्जी उस समय। जैसा तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था क्योंकि उन्होंने अपनी किलेबंदी करवा दी, सैनिक रख लिए थे और कर लगा दिया था, तो उन्होंने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। मगध भी बिहार में ही है, वर्तमान बिहार में ही आता है मगध क्षेत्र। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था और मगध के पास ही था एक वज्जी राज्य, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली उसकी राजधानी थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संध कहते थे। ये ध्यान रखना, यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? गढ़ या संध। अब पहले पढ़े था गढ़ क्या होता है। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। गढ़ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कई सदस्यों वाले। जैसे कि जो शासन व्यवस्था होगी कोई एक के हाथ में नहीं होगी, उसमें मल्टीपल लोग होंगे जिनके द्वारा किसी राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। और संघ अर्थात संगठन, संघ का मतलब था संगठन। वही ग्रुप की बात कर रहे हैं कि जो शासन व्यवस्था किसी एक के द्वारा न चला करके संगठित लोगों के द्वारा चलाई जाएगी। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, और जो बात मैंने कही कि इसमें बहुत सारे शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और कभी कभी होता था कि जितने उसमें शासक होते थे वो सब एक साथ शासन करते थे, और उनको प्रत्येक व्यक्ति को क्या राजा कहा जाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, और जो भी अनुष्ठान होते थे उसको ये लोग एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। अब यहाँ पे क्या होता था कि वो लोग कुछ भी जब काम करते थे, कोई भी रणनीति बनाते थे, तो उनकी मीटिंग होती थी। वो मीटिंग से डिसाइड करते थे कि हमें आगे क्या निर्णय लेना है, किस तरीके से जो फैसले लिए जाते थे उस सबकी सर्वसहमति से लिए जाते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। और इसमें हिस्सा कौन नहीं ले सकते थे? स्त्री। इनके समय भी स्त्रियों को इन सभाओं में भाग लेना की अनुमति नहीं थी। उसके साथ जो दास लोग थे और जो कामकार थे, इनको इस सभाओं में हिस्सा लेने नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनको हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संत से संबंधित थे। और जो बुद्ध थे और जो महावीर थे, इनका जो संबंध था वो इसी से संबंध था, गण और संत से। बौद्ध साहित्य में संत के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। और जब बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, इसमें हमें इनके जीवन का और संत के जीवन का पूरा वर्णन मिलेगा। पूरा एलिबरेट से पढ़ पाएंगे जब हम बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, उसमें संत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो बौद्ध और महावीर थे ये इन्हीं समय आए थे। वज्जी संत का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, और जो दीर्घ निकाय है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है जहाँ से ये वज्जी संत लिया गया है, और वहाँ उसका पूरा वर्णन है उस ग्रंथ में, जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। और इन्हें कब लिखा गया था? लगभग 2300 साल पहले इन ग्रंथों को लिखा गया था। आजाद शत्रु और वज्जी संत। आजाद शत्रु वज्जी संत पर आक्रमण करना चाहते थे, और जो आजाद शत्रु थे मगध के, वो इस राज्य पे, वज्जी राज्य पे आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्सकार
को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा, और उन्होंने अपने मंत्रियों को किसके पास भेजा? बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? बुद्ध का जो पहला प्रश्न था उनसे कि क्या जो वज्र में जो सभाएं नियमित रूप से होती हैं कि नहीं होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या था कि उनमें सभी जो सदस्य थे उस संघ में वो सभी उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे। अब बुद्ध ने क्या बात कह दी कि वो लोग कब तक उन्नति करेंगे? वज्जीवासी वह पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे जब तक वो उनकी सभाएं लगातार चलती रहेंगी, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, जो भी इनके नियम उनको पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। और मतलब ये जो 4 बात बुद्ध ने कही थी बहुत महत्वपूर्ण थी, ये आज के समय में महत्वपूर्ण थी, उस समय भी, कि उन्होंने कह दिया कि अगर उनकी सभाएं नियमित चलती रहेंगी तो उन्हें हराना मुश्किल है। वो लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, उनकी एकता को तोड़ना मुश्किल है। वो लोग पारंपरिक जो नियम थे उसका पालन करते रहेंगे, वहाँ के लोग बड़ों का सम्मान करेंगे, उनका समर्थन करेंगे और उनकी बातों ध्यान देंगे, तो उनको हराना मुश्किल था। ये बुद्ध ने उसके अपने जो अजातशत्रु का जो मंत्री गया था उसको उन्होंने बताया। उसके साथ ही और वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। और भी बुद्ध ने क्या कहा, जो 5वां पॉइंट है कि जो वज्जी की जो महिलाएं हैं उनके साथ अगर वो लोग जोर जबरदस्ती ना करें और उन्हें बंधक ना बनाए तो भी वहाँ पे उनकी एकता को तोड़ना बहुत मुश्किल है। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, जो शहर और गाँव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मातवलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। और जो मातवलंबी जो संत थे उनको सम्मान दिया जाएगा और उनके आने जाने को रोक नहीं लगाया जाएगा, तब तक इनको हराना मुश्किल है। ये बुद्ध ने 7 बातें कही। कई शक्तिशाली राजा इन संतों को जीतना चाहते थे, और जो कई राजा थे वो इन संतों को जीतना चाहते थे वज्जी। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बावजूद जो वज्जी राज्य था वो 1500 साल तक लगभग चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संत पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसका किसने इन पे विजय प्राप्त किया? गुप्त शासकों ने। गुप्त गुप्त शासकों ने इन जो गढ़ और संत थे इन पे उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। अब इसके बारे में हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे कैसे उन्होंने विजय प्राप्त किया गुप्त शासकों ने। तो ये चैप्टर यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 की बात करेंगे इसके, और जो प्रीवियस चैप्टर मैंने पढ़ा अगर उनमें से आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके डाउट में आप क्लियर कर उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको भी हम लोग आपसे डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका तैयारी भी हो जाएगा। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यह है कि उनका जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिससे उनका स्कूल का सिलेबस भी कवर होता चला जाएगा। जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो क्लास 6 में, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस को भी करेंगे धीरे धीरे, और क्लास 6 के ही ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी चैप्टर को पढ़ सकें, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ से हेल्प मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।